नमस्कार। ये टाइम है मतलब आने वाला टाइम जनवरी के आसपास, अगले साल स्टार्टिंग में, जनवरी से फरवरी मार्च, ये टाइम है इंडिया का। क्योंकि तीन प्रेसिडेंसीज आ रही हैं इंडिया के पास और एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर आनी थी। लॉजिकल बात यह है कि ये रोटेशन में आई है, हमारे पास आई है, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसीज इकट्ठी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या? इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि है वो इंप्रूव करेगी, नहीं बढ़ाएगी, बहुत अच्छी बढ़ाएगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट गुलरेज शेख साहब। गुलरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। गुलरेज साहब, पहली चीज, ये तीन प्रेसिडेंसीज कौन सी हैं? इनका बड़ा हल्ला है मार्केट में, और इनका आने के बाद इंडिया की इमेज को कैसे एक बूस्ट मिलेगा? देखिए, 2023 का साल जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है हिंदुस्तान के लिए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो सदारत है वो हिंदुस्तान के पास आ गई, उसका नेतृत्व भारत के पास आ गया। ये तीन कौन सी है? G20, दूसरा आपका है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तीनों बड़ी महत्वपूर्ण है और तीनों बड़ी शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से भी और सिक्योर और स्ट्रेटेजिक रूप से भी। तो ये जो है भारत के कद को बहुत विस्तार देता है, बहुत ऊपर लाता है, और आप ये भी कह सकते हो कि शक्ति का केंद्र बनाता है हिंदुस्तान को समूचे विश्व की व्यवस्था के लिए। तो ये भारत का एक सौभाग्य है, जिसको मुझे लगता है कि सही हाथों में होने के कारण इसका सदुपयोग होगा, और भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा और हार्ड पावर भी बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि इसके सिम्टम्स अभी से शुरू हो चुके हैं। आप ये देखिए कि यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी वो हिंदुस्तान आती हैं। आप ये देखिए किस तरह से व्लादिमीर पुतिन जो है वो हिंदुस्तान के लिए बात करते हैं। यहाँ तक किस प्रकार से शी जिनपिंग जब हमारे यहाँ हादसा होता है मोरबी में, तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। तो ये दर्शाता है कि आपका पावर क्या है। आप ये समझिए रोहित भाई कि जो बलिष्ठ होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसके दुख में भी सब साथी होते हैं। वो कमजोर के सुख में भी कोई नहीं जाता। तो ये इंडिविजुअली ही नहीं होता, ये वैश्विक व्यवस्थाओं में भी होता है। तो अमेरिका भी आज आपके साथ खड़ा है, आज चीन भी आपके साथ संबंध सुधार की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं रशिया आपके साथ ऑलरेडी है, यूरोपियन यूनियन आपकी तरफ ऑलरेडी देखता है। तो ये स्थिति जो है ना, हमें बार बार कहता हूं, हम जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली भी एक स्वीट स्पॉट पर है। इसका बेस्ट यूज करना है, और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान करेगा। राइट। अच्छा, दूसरी चीज के आपने बोला कि जो बलशाली होता है उसके साथ सब होते हैं, क्या ये आप एट्रीब्यूट करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को और जयशंकर साहब को, या हम अपने नेचुरल प्रोसेस में बढ़ रहे थे और नेचुरल प्रोसेस में यहाँ आ गए हैं, कुछ ऐसा? देखिए, जो आप शक्तिशाली कितने भी हो, आपको शक्ति का प्रदर्शन भी करना होता है, और आपको कहीं ना कहीं रिस्क भी लेनी पड़ती है। और रिस्क लेने का जो माददा है ना, वो नरेंद्र मोदी जी में बहुत ज्यादा है। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि समूचा पश्चिमी जगत कह रहा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, आप तेल नहीं खरीदोगे। आज वही पश्चिमी जगत जो है वो इन्फ्लेशन की मार में रो रहा है। अभी बीच में ग्रीस जो था, ग्रीस में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हो गई थी। फ्रांस जो था वो पूरा शटडाउन की कगार पर पहुंच गया था, रिफाइनरीज वर्कर्स ने शट कर दिया था। जो नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने चीजों को रोक दी थी। तो यही स्थिति जर्मनी में आ गई है। ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है, क्योंकि एनर्जी जब बढ़ती है, जब तो एनर्जी का इन्फ्लेशन जो होता है वो समूची इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन का बर्डन डालता है। और हम यूनाइटेड स्टेट्स में भी देख रहे हैं अभूतपूर्व स्तर पर जो इन्फ्लेशन चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व है उनका, वो लगातार ब्याज की दर बढ़ा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है। क्योंकि जैसे ही अगर डॉलर जो है वो सुपर डॉलर बनता जाएगा जैसे जैसे,
तो विश्व करेंसी की बास्केट में लोग उसको त्यागना शुरू करते हैं और उनके एक्सपोर्ट्स भी कम होते हैं। इतनी महंगी जब मुद्रा होती है तो एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। लेकिन आप इसके बरक्स हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान ने रूस से ऑयल लिया, जब दुनिया चपेट में थी महंगे ऑयल की तब हम कंसेशन पे तेल ले रहे थे। उसमें ये एक रिस्क था कि कुछ वेस्ट अगर करता तो क्या होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने रिस्क लिया और उस रिस्क का हिंदुस्तान को आज लाभ मिल रहा है। जहां पर भी उन्होंने को पावर प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ी, पावर प्रोजेक्शन भी करते हैं, जहां खड़ी खोटी सुनानी होती वो भी स्पष्ट रूप से सुना देते हैं, और जहां रिस्क लेके भी ये देश का हित करना होता है हम करते हैं। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज ये कि अमेरिका ने इंडिया को रिमूव किया करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। हालांकि इस लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ और इस लिस्ट से बाहर निकलना क्यों इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए अगर आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अमेरिका ने बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं देशों को प्रताड़ित करने के लिए और अपने हिसाब से चलाने के लिए। जब इनको किसी से काम होता है या जिसकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकते तो फिर उसको ये उस चीजों से निकाल देते हैं, अन्यथा उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। ये करेंसी मॉनिटरिंग मतलब आप करेंसी मैन्युपुलेटर हैं, आप अपनी करेंसी का जो दाम है उसको अननेचुरली चीजों को मैनेज करते हैं। जबकि दुनिया में सबसे बड़ा कोई करेंसी आज के समय में मैनिपुलेटर है तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स है। फेडरल रिजर्व जिस तरह से इंटरेस्ट का रेट बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और दुनिया भर में इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहा है वो, लेकिन वो उसमें उन लिस्टों में नहीं आता है। लेकिन आज ये हमको क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, जब हमको ये डाल रहे थे तब हमको चेक करना चाहते थे, जब आज ये निकालते हैं तो इनको हमसे मतलब ज्यादा है, जितना हमको उनसे मतलब है उससे ज्यादा इनको ही हमसे मतलब है। क्योंकि चीन से जो इनकी समस्याएं चल रही हैं वो बढ़ती ही जानी ही है, वो कम नहीं हुई कहीं पे भी। और जब ये बढ़ती है समस्याएं तो इनको चाहिए सप्लाई चेन, वो भी सस्ती सप्लाई चेन। देखिए, मत भूलिए रोहित साहब कि पश्चिम, विशेषकर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने जो तरक्की की है, जो लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन किया है, वो पिछले करीब करीब 40 साल से सस्ती चीनी प्रोडक्ट्स के माध्यम से किया। अब जब चीन में क्या हो रहा है कि एक तो वो देश बुढ़ा रहा है, वहां पे जवान जनसंख्या कम हो रही है, बुजुर्ग ज्यादा होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जब जवान जनसंख्या कम होती है और बुजुर्ग की संख्या बढ़ती है तो आपकी लेबर जो है वो महंगी होती जाती है। पहले तो ये होता है कि देखिए, जब गांव में आदमी रहता है तो खूब सारे बच्चे पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? क्योंकि वो खेतों में काम करने की फ्री लेबर बन जाते हैं। जब वो शहर में आते हैं तो फिर वो उनकी कॉस्ट बेयर करने के नाम पर वो बच्चे कम करना शुरू करता है। तो चीन में यही हुआ कि वो गांव से कृषि की जो लेबर थी उसको ले लेकर शहरों में जबरदस्ती लाने शुरू किया, कम्युनिस्ट डंडे के अंतर्गत। सस्ती लेबर थी तो उस समय बच्चे भी खूब होते थे, वन चाइल्ड पॉलिसी लाए वो। उसके बाद अब ये हुआ है कि उनकी जनसंख्या जो है वो दुनिया में सबसे तेज बूढ़ी होती जनसंख्या है। तो अब लेबर भी महंगी है, और चीन से जब दूर भी होना है तो सस्ता उत्पादन कहाँ हो सकता है और बड़ी मात्रा में हो सकता है? वो एक ही देश बचता है जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो इनको सप्लाई चेन्स की आवश्यकता है। और अभी जो इनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हिंदुस्तान आई तो उन्होंने ये कहा, बड़ा खुल के कहा ये बात कि सप्लाई चेन्स के लिए हम इंडिया पर रिलाय करेंगे। तो ये आप देखिए कि इंडिया पर रिलाय भी करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया की बाह भी नहीं मरोड़ सकते। तो आपको करेंसी मैनिपुलेटर की जो लिस्ट है उससे भी हिंदुस्तान को निकालना है। तो ये खेल है, जब इनकी जरूरत होती है तो ये फिर आपको सब चीजों में लाभ देते हैं और हम लाभ ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? राइट, राइट। तो ये एक बात मानने वाली है कि देखिए पूरी दुनिया बोल रही थी कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, मत खरीदिए। गवर्नमेंट, जयशंकर साहब अड़े रहे कि नहीं, तेल तो हम लेंगे। ये बात उन्होंने खुद पब्लिक फोरम्स पे बोली कि भाई आप भी तो गैस खरीद रहे हो, क्या आपके गैस से क्या रशियन फंडिंग नहीं हो रही? अगर मैं इसी पे जाऊं कि हरदीप ये पुरी वॉर ने भी बोली। कैसी थी। देखिए, हरदीप पुरी का कोई नाम नहीं लेता। हरदीप पुरी ने भी ये बात अमेरिका जाके बोली, लेकिन उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। और एक हाँ, बात और हुई है, आप रोहित भाई, मुझे शिकायत है आप मीडिया वालों से,
क्योंकि आप प्रमुख चैनलों में रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। इतना बड़ा एक चीज हुई है जिसको आप लोग बता भी नहीं रहे हो। यूक्रेन में हजारों की तादाद में हमारे बच्चे स्पेशली मेडिकल स्टडीज के लिए जाते थे। यूक्रेन में जंग हुई तो वो उनकी स्टडीज छूट गई। आप सोचिए, मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं डेंटल सर्जरी पढ़ा हूँ। मेडिकल डेंटल के बच्चे जो होते हैं, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसका हो जाए, वो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो और उसका पढ़ाई छूट जाए तो उस पर क्या बीतेगी, उसके पैरों के नीचे से जमीन हट जाती है। सही बात। उन बच्चों के लिए रशिया ने अभी क्या कहा है कि आप एक काम करें, उन बच्चों को हमारे यहाँ भेज दें, हम पढ़ा देंगे उनको। राइट। तो ये क्या, ये अचानक नहीं बोला है, कहीं ना कहीं पीछे सरकार ने काम किया होगा, पीछे बात की होगी, तो ही ये स्टेप बनती है। तो हमारे उन बच्चों का भी हम ख्याल रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारी। कोई बात नहीं कर रहा है इस पर। राइट, सही बात, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक विक्ट्री रही है। अच्छा, अगर हम रशिया पे बात करें तो रशिया की स्थिति क्या है? क्या रशिया वॉर हारता दिख रहा है? और दूसरी चीज कि अमेरिका ने अभी अभी हाल में बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल सही बोल रहे थे कि वॉर का टाइम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ अब पूरी दुनिया में कौन सा देश है जो पाकिस्तान छोड़ के और चाइना छोड़ के कौन सा देश है जो तारीफ नहीं कर रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा था। दूसरी चीज, क्यों अमेरिका इतना कायल क्यों हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहा है, और रशिया की क्या पोजीशन है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही। और इनको ये नजर आ रहा है कि संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ना कहीं सुलह करा सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी है। तो इनको कहीं ना कहीं उनको आगे लेकर काम करवाना है। देखिए, मत भूलिए, दो देश ऐसे हैं कि जो दोनों के बीच में सुलह करवा सकते हैं। एक है टर्की, क्योंकि टर्की जो है वो रशिया से भी क्लोजनेस है, यूक्रेन को भी वो हथियार दे रहा है और नेटो का सदस्य है। टर्की ने कोशिश करी लेकिन टर्की विफल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता है हिंदुस्तान के अलावा और मोदी जी के अलावा। तो ये चाहते हैं कैसे भी मोदी जी इनकी जान छुड़ाएं पुतिन से और उस जंग को रोकें, जो जंग जो है पूरे के पूरे यूरोप को निकल रही है, इकोनॉमिकली शटर कर रही है। और आप जो पूछ रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रही है ये बात। आप क्यों पूछ रहे हैं कि क्या रूस जंग को हार रहा है? आप पूछ रहे हैं क्योंकि खरसोन से रशिया ने विड्रॉ किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, दो चीजें समझिए कि एक होती है लिमिट टू पावर। एक पावर की भी एक सीमा होती है। आप कितने भी पावरफुल हो, एक सीमा होती है, कहीं ना कहीं सामने वाला भी रेजिस्ट करता है। और अभी जो सामने वाला अर्थात जो है यूक्रेन है, उसको खूब बड़ी संख्या में मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनेशन दिए जा रहे हैं पश्चिम के द्वारा। और ये आप टाइमिंग को मैच कीजिए कि जब रशिया हटा है खरसोन से, ये टाइम वही है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मध्यावर्ती चुनाव पूर्ण हुए हैं। तो इसके पहले आप मान कर चले, हमारे पास कोई भी सबूत तो ना है, ना कभी शायद आएगा, लेकिन आप मान कर चले बहुत बड़ी तादाद में पैसा, आर्म्स, एम्यूनिशन, इंटेलिजेंस पंप किया गया होगा यूक्रेन में। अमेरिका ने अपनी एक तरह से बहुत ज्यादा शक्ति को झोंक दिया होगा ताकि वो कहीं ना कहीं ये नजर भी आता है कि यूक्रेन के अभी कुछ दिनों से जो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और जिस तरह से जो बाइडन उसमें एक्टिव दिखे, उसका उनको नतीजे वहां पर मिले हैं यूएस के चुनाव में। अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है। अभी जो है एक सीट से ही पीछे हैं डेमोक्रेट्स सेनेट के कंट्रोल करने में, क्योंकि रिपब्लिकन्स को 2 सीट की जरूरत है और डेमोक्रेट्स को 1 सीट की जरूरत है। क्योंकि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, जैसे अभी वर्तमान में नैन्सी पेलोसी है, वो उनके पास कास्टिंग वोट होता है वहां पर। तो लग रहा था कि बिल्कुल ब्लड बात हो जाएगा डेमोक्रेट्स का इलेक्टोरली, वो नहीं हुआ। ट्रंप को कहीं ना कहीं मायूसी मिली है। उसका कारण भी यूक्रेन की जंग को जिस तरह से पेश किया गया। तो ये इस समय अभी मुझे लगता है ये चरम है यूक्रेन का। इसके बाद शायद अब नीचे ही आना है, क्योंकि जितना शक्ति दे सकता था वेस्ट, उसने अभी इस समय दे दी होगी।
फिर इसमें दूसरी चीज और भी दिखती है, आपने यदि वो प्रेस वार्ता देखी हो, वो वीडियो फुटेजेस देखे हो, जिसमें रूस के रक्षा मंत्री उनके आर्मी के जो काम को देख रहे हैं इस यूक्रेन वॉर में, और उनसे जब बात करते हैं तो वो जिस प्रकार से ड्रामेटाइज्ड दिखता है कि तुरंत विड्रॉ कर लें, जल्दी से जल्दी नियर फ्यूचर में करें, तो ऐसा लगता है कुछ स्क्रिप्ट दिख रही है, और स्क्रिप्ट मुझे दूसरी नजर आती है। इसमें ये मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, वो गलत होगा तो मैं विनम्रता से स्वीकार करूंगा। हमने बहुत सारे, रोहित भाई, पिछले 1 महीने के अंदर फुटेजेस देखे हैं कि लोग भाग रहे हैं, वो दिखाए गए हैं कि रशिया से भाग रहे हैं। अब वो रशिया से भाग रहे थे कि रशियन ऑक्यूपाइड खरसोन की टेरिटरी से भाग रहे थे, ये हमको कभी नहीं मालूम पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि खरसोन चूंकि जो थे वहां पर ज्यादातर लोग तो रशियन मूल के थे, और उसी नाम पे उन्होंने ऑक्यूपेशन किया। वो सही था गलत था, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार उसका एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैं भी उसको गलत बोलूंगा जो ऑक्यूपेशन हुआ है। हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि रूस ने जो वहां के नागरिक थे खेरसोन में, उनको निकाल लिया है वहां से। और ये जो तैयारी दिख रही है ना, मुझे सेना को भी निकाल लिया, नागरिकों को भी निकाल लिया। ये टिपिकल रशियन वॉर की तरीका दिख रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्लिन के साथ यही किया था। 90s में इन्होंने जो ग्रुजनी की वॉर हुई थी, ग्रुजनी के साथ भी वही किया था, और अभी अभी रिसेंटली सीरिया में अलेप्पो में भी यही किया था। ये क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन को निकलने देते हैं, उसके बाद जो बचा उसको नहीं सोचते मारने में, और ये इतनी आर्टिलरी करते हैं कि पूरा शहर जो है रेबल बन जाता है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो अभी शांति दिख रही है, तूफान से पहले की शांति है भाई साहब। वो अब जो खैरसोन होगा ना, खैरसोन को ये जमीन में मिला देंगे। राइट, ये हो सकता है। अच्छा, आप देखिए, इन्होंने, आप फुटेजेस देखिए ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने बर्लिन के साथ यही किया था रूसियों ने। 90s में इन्होंने ग्रुजनी के साथ चेचन वॉर में किया था। सीरिया की वॉर में जब बशर का सपोर्ट करना था, बशर अल-असद का, तो इन्होंने एलेप्पो के साथ भी यही किया था। तो ये हैवी आर्टिलरी का यूज करते हैं। और फिर ये नहीं उसमें कौन है कौन मर रहा, अस्पताल पे जा रही है, कुछ नहीं सोचते। जितने एविक्यूएट हो गए वो अपने थे, जिनको एविक्यूएट करना था वो हो गए। जो बचे हैं ये मान के चलेंगे कि अब ये यूक्रेन के फाइटर्स हैं, इनको मारना है। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस है। अच्छा, एक चीज और, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्यों तारीफ कर रहा है अमेरिका? क्या अमेरिका को कुछ चाहिए, या अमेरिका क्या अपने पाले में रहना चाह रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, उनको 2 चीज चाहिए। एक चाहिए कि चीन से जो सप्लाई चेन्स हैं उसको हिंदुस्तान शिफ्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम भी तरक्की करेंगे, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। दूसरा, मैंने जो कहा आपको कि ये अब पुतिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कैसे भी जंग खत्म हो। जो व्लादिमीर पुतिन, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कहता था कि नहीं, पुतिन के रेजिम से बात नहीं करूंगा, वो बात करने की बात कर रहा है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वेस्ट अब कह रहा है बस भाई साहब बहुत हुआ, अब आप बात करो। अब बात कौन कर रहा है? मैंने ये कहा था कि 2 ऐसे देश हैं जो बात करा सकते हैं। एक टर्की, जिसने कोशिश करी, फेल हो गया, अब एक हिंदुस्तान बचता है। तो इनको मोदी जी की जरूरत है यूरोप को बचाने के लिए, क्योंकि ये वॉर, देखिए आप ये, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप फिर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आप अगर इस तरह से देख रहे हैं कि यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, नहीं, यूक्रेन क्या खा लड़ रहा है रशिया से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो, पश्चिमी यूरोप सब मिलकर लड़ रहे हैं अकेले रशिया से, और रशिया अकेला उनसे लड़ रहा है। राइट, राइट। तो ये है सिचुएशन पूरी इस समय, सूरत हाल इंडिया और रशिया और अमेरिका और यूरोप, जो हालत है। और गुलरेज साहब की जो एनालिसिस है उसके लिए बहुत डिमांड आती रहती है, और इसी एनालिसिस के लिए गुलरेज साहब को बार बार बुलाया भी जाता है, इंटरनेशनल पे बेस्ट एनालिसिस। सर, एक फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या यूक्रेन वॉर का नतीजा हो सकता है? देखिए, मुझे जो दिखता है ना रोहित भाई, कहीं ना कहीं समझौता ही होगा, क्योंकि रूस हारेगा नहीं, क्योंकि अगर हारा तो फिर मान के चलिए कि रूस की दुनिया में जो बची इज्जत है यूएसएसआर के बाद जो बनी है वो खत्म हो जाएगी। और अमेरिका हार नहीं सकता, क्योंकि अगर अमेरिका हार गया तो फिर वो हेजेमनी खत्म हो जाएगी। देखिए, हम अगली बार बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना मुझे उस पर पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे लोग जो है, मैं अच्छा नहीं मानता कि पढ़ना छोड़ दिए हैं।
क्विंसी इंस्टीट्यूट अमेरिका का बड़ा थिंक टैंक है, और ये जो बड़ा थिंक टैंक है ना, चाहे क्विंसी इंस्टीट्यूट हो या फिर दूसरे जो कार्नेगी इंस्टीट्यूट हो, ये सब अमेरिकी सरकार के लिए, पेंटागन के लिए, CIA के लिए, इनके लिए भी काम करते हैं। तो बड़े थिंक टैंक से, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही लोग हैं, बहुत बड़े दिमाग बैठते हैं इनमें। इन्होंने एक पेपर लिखा है। पेपर ये है कि ये जो बदलती हुई मल्टीपोलर दुनिया है, इसमें अमेरिका कैसे चीजों को मैनेज करे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मान तो लिया कि मल्टीपोलर हो चुकी है दुनिया, अब हमको मैनेज करना है। अब उस पेपर में क्या है अगली बार हम डिस्कस करेंगे, तो उससे हमको ये समझ में आएगा कि अंदर क्या चल रहा है अमेरिका के सत्ता प्रतिष्ठानों में, वो किस राइट तरह से। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गुररेज। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे, या प्लीज। मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ, उसके नोट्स बना तैयार कर रहा हूँ, तो मैं जो उसकी सार होगा वो सार आपके समक्ष रखूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट गुररेज साहब। जल्दी, उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।